हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या की थी। देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, ऐसा यहां पर दिया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये फिगर बनाए थे, साथ में यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस की थी। ये फिगर था, इसका देख सकते हैं आप लोग, ये फिगर बनाया गया था। इस फिगर को डिस्कस किया, इनको बाहर निकाला, हम लोगों ने देखा, फिर यहां पर त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और परावर्तन की व्याख्या कर ली थी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जाती है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले वही जैसे वहां पर लिया गया था, वहां पर परावर्तक सतह थी, यहां पर अपवर्तक सतह ले लेंगे। नाम वही जेड जेड डैश, जेड जेड डैश, ये अपवर्तक सतह है, वहां परावर्तक सतह थी। यहां पर भी तिरछा एक तरंगाग्र समतल आपतित होता है, मान लेते हैं। एक समतल तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित हो रहा है, तो कुछ इस तरह से तिरछा आपतित हुआ। ठीक, तो अगर एक ऐसा आपतित हुआ तो दूसरा भी यहां पर आ रहा होगा, दूसरी किरण भी तो आएगी इसकी। आई थिंक दोनों समांतर दिख रही होंगी, दोनों समांतर दिख रही हैं। यहां तक दोनों ठीक ठीक आ रही थी, तो यहां पर इनके लंबवत हम अगर एक तल खींचेंगे तो तरंगाग्र बनेगा, वो तरंगाग्र बन गया। देखो अब ये तरंगाग्र आगे कैसे बढ़ेगा वो डिसाइड करना है। तो हम जानते हैं यहां पर हमें माध्यम लेना होगा। मान लेते हैं ये माध्यम हमारे पास पहला माध्यम है, इसका अपवर्तनांक लेना होगा μ1। यहां पर क्या होगा, माध्यम 2 होगा और इसका अपवर्तनांक कितना लिखना होगा, ये μ2 लिखना होगा, क्योंकि दो अलग अलग माध्यम, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा जरूर इस बार। नहीं, अपवर्तन कैसे हम लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास A और ये आ गया B। यहां तक दोनों बढ़िया ठीक से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन A जो गया वो टकरा गया सतह के साथ, और A अगर सतह के साथ टकराएगा तो हम ये कह सकते हैं जैसे A सतह के साथ टकराएगा, इसका कलर बदल लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। जैसे ये सतह के साथ टकराएगा, यहां पर ये वाला पॉइंट A, ये B पॉइंट अभी सतह पर टकराया तो है नहीं, तो ये अपवर्तन कराने लगेगा। तो जब ये अपवर्तन करवाएगा तो यहां पर अभिलंब खींचो। अपवर्तन कैसे होता है, अभिलंब से ही तो पता चलता है। तो अभिलंब खींच लिया, यहां पर ये एक अभिलंब खींच लिया। तो ये अभिलंब जैसे खींचेंगे यहां पर होगा क्या, देखो यहां पर इसको सीधे जाना चाहिए था। मान लेते हैं बाहर वाला आप सघन है, मतलब विरल इधर सघन है, तो प्रकाश मान लेते हैं इस तरह से कुछ गया, मुड़ गया। इन्होंने बता दिया था ना, सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है। तो क्यों झुकता है, उसकी चाल घट जाती तब ऐसा होता है। ऐसा हो गया, देखो ठीक, ये हो गया, झुक गया इधर प्रकाश। अब ये प्रकाश की किरण जब इधर झुकेगी, इसको सीधे जाना चाहिए था बिंदु ए से, सीधे नहीं जाएगी, कुछ झुक जाएगी। अब बात आती है कि जब ये बिंदु A इस अपवर्तक सतह की तरफ बढ़ेगा, तो मान लेते हैं जितने समय में यहां से यहां पहुंचता उस समय में कुछ ये यहां पर पहुंचेगा। इस बार दूरियां बराबर नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि उस माध्यम में चाल कुछ अलग होगी। मान लेते हैं इस माध्यम में चाल V1 है और इस माध्यम में चाल V2 है, तो उसमें V1 × 2 चलेगा, इसमें V2 × T चलेगा। तो यहां पर देखते हैं ये वाला पॉइंट जब यहां पर पहुंचेगा, ये जो B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है, जब ये यहां पर पहुंच रहा होगा, ये B पॉइंट यहां पर पहुंच गया सतह के ऊपर। तो जब B पॉइंट सतह के ऊपर पहुंचेगा, तो जितने समय में ये B पहुंचेगा, मान लेते हैं B डैश पर पहुंच रहा है, यहां कहीं लिख देते हैं ये B डैश है, या इधर कहीं लिख देते हैं कि ये B डैश है। ये B डैश पर पहुंच गया, तो B डैश जितने समय में पहुंचता है, तो मान लेते हैं B से लगा करके B डैश का जो समय लग रहा है वो कितना है, T है। तो हमें बता सकते हो B डैश कितना निकल के आएगा, बिल्कुल सही। V1 चाल से चलेगा प्रकाश, T समय तक चलेगा, ये दूरी निकल आएगी। कितना इजी है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर भी अभिलंब खींच दो। अभिलंब क्या बनेगा, तो अभिलंब खींच देते हैं यहां पर भी ऐसा कुछ, ये अभिलंब खींच दिया गया, ये अभिलंब है। अभिलंब अगर हमने खींचा है तो प्रकाश जैसे पहले था ये मुड़ रहा था, तो अभी भी मुड़ेगा ये ऐसा। तो मान लेते हैं मुड़ने के बाद कुछ ऐसा चला गया प्रकाश, ठीक है, ये चला गया। तो यहां पर P और Q आ रहे थे, इधर R और S गए, R और S चले गए।
अब यहां से यहां तक समय लगा, इतनी दूरी तय की, उसी समय में कुछ ये दूरी तय कर जाएगा। मान लेते हैं कि जो भी दूरी तय कर रहा उस दूरी को पहले मापो, उसके बाद में ए पर रख करके चाप लगाओ। तो चाप लगाया तो मान लेते हैं यहां कहीं पर आया ये चाप, ऐसा चाप लगाएंगे तो हम जानते हैं चाप ऐसा लगाया जाता है, सही नहीं दिख रहा क्या, ऐसा, ये ऐसा चाप लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास 90 का कोण बन जाएगा। तो मान लेते हैं ये बिंदु क्या दिया गया है, ई दिया गया है। ये समझ में आया होगा। ए से लगा करके ई तक पहुंचेगा तो हम यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए ई जो आएगा उसे क्या लिख सकते हैं, जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय में से यहां से यहां पहुंचना होगा, लेकिन चाल बदल गई, V2 चाल से चलेगा T समय तक। चलो ठीक है, ये समझ आ जाएगा। अब क्या है, हम I और R लिखें और सिद्ध कर दें स्नेल का नियम तो सिद्ध हो जाएगा। और पूछा भी था इस बोर्ड ने, अगर हम इसे I लिख देते हैं, ठीक है, लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। यहां पर क्या लिखेंगे, R लिख देंगे, यहां पर क्या लिखा जाएगा, I और R ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ये देखो, इधर वाला I है तो इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, 90 माइनस I लिख सकते हैं। तो अगर इसे 90 माइनस I लिखेंगे और अभिलंब 90 पर होता तो इसे क्या लिखा जा सकता है, I लिख सकते हैं। उसी तरह से देखो ये R होगा, इस वाले कोण को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस R लिखा जाएगा, तो अंदर वाला ये कोण क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां से प्रकाश किरण जा रही थी, ऐसा ही कुछ इस तरह से हुआ, निकल गया प्रकाश। तो एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हुआ, सतह पर टकराया, टकराने के बाद चला गया। ये दूरियां पहले और बाद में बराबर हैं, फिगर को ठीक से बनाएंगे तो दिखेगा वो। तो ये I है, ये I बन गया, ये R है तो ये R बन गया। अब हमें दो अलग अलग त्रिभुजों में बात करनी है। यहां पर ये वाला कोण भी 90 डिग्री तो है। एक काम करो, यहां पर दूरियां निकालना शुरू करो। कौन सी दूरियां निकालते हैं, साइन I लगाओ पहले। तो अगर हम बात करते हैं साइन I की, तो साइन I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो साइन I इज इक्वल टू लिखेंगे इस वाले त्रिभुज में, देखो यहां लिखना हो तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश में, ए बी बी डैश में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब, तो इसके सामने ये क्या होगा, लंब बनेगा। तो लंब क्या लिखेंगे, बी बी डैश बटे क्या लिखा जाएगा, कर्ण, कर्ण होगा ए बी डैश। इसी तरह से समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा नीचे वाला, इसमें लगाओ क्योंकि 90 तो है ही, तो ये लिख देंगे ए ई बी डैश में, ये इसमें था और इसे हम लिख देते हैं इसमें। तो यहां से लिखेंगे साइन आर, साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, तो साइन आर इज इक्वल टू लिखेंगे लंब, लंब हो गया ए ई, कर्ण वही बनेगा जो पहले था क्योंकि उन दोनों का कर्ण कॉमन है। बी बी डैश की वैल्यू बोल दो, वो क्या लिखी गई है, V1 इंटू टी लिखी गई, डिवाइडेड बाई में ए बी डैश बन जाएगा। ए की वैल्यू लिखी गई है V2 इंटू टी और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है, ए बी डैश लिखा गया। बहुत अच्छी बात है, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। इन दोनों समीकरणों को भाग दे दो, तो इन दोनों समीकरणों को नए पेज पर भाग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग दे दो, क्या बनेगा, इधर वापस आओ, इधर देख लेते हैं। यहां लिखेंगे साइन I बटा साइन R, यहां लिखेंगे साइन I बटा साइन R, साइन R बराबर लिखेंगे यहां V1 इंटू टी डिवाइडेड बाई में ए बी डैश और यहां पर लिखेंगे V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई में ए बी डैश। ए बी डैश कैंसिल हो जाएंगे, यहां से मिल जाएगा साइन I बटा साइन R, साइन I बटा साइन R बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, V1 बटा V2 लिख सकते हैं। बढ़िया है, नियतांक तो आ गया, लेकिन हम इसको समझना चाहें तो समझ लेते हैं। चूंकि जानते हैं ना हम लोग, चूंकि जो V होता है वो समानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है म्यू के। तो अगर हम यहां से लिखें V1 बटा V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं μ2 बटा μ1। ऑफ कोर्स ये सारी चीज समझ में आई होगी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, ये जो पहले लिखा था समीकरण वो कितनी थी, तो यहां पर 2 समीकरणें बनी ही थी, तीसरी समीकरण ये हो गई और चौथी समीकरण हम इसे मान लेते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 बटा V2 μ2 बाई μ1 के बराबर है। तो ओवरऑल सब बराबर बराबर लिखे जाएं तो लिख सकते हैं साइन I बटा साइन R
ये क्या लिखा गया था, v1 बटा v2, और हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे μ2 बटा μ1। आई थिंक ये सारी चीज दिख रही होगी कि क्या लिखी गई है। तो यहां पर जो ये लिखा गया है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो स्टेटमेंट किसका है, तो स्टेटमेंट ही है स्नेल के नियम का। ये क्या है, यही अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है। ये अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम हो गया। तो देखो कितना इजी है परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना। तो अगर फिगर हमारे समझ में आ जाएगा एक बार कि फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर को अगर हम एक बार बना लेते हैं तो ये देख पाएंगे कि उसमें कोड कैसे बदल रहे होंगे, कोड बदलना आ जाएगा। तो हम वहां पर साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल सकते, फिर उनको डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे दोनों तरफ के अपवर्तनांक और चालें अलग अलग होंगी, क्योंकि अगर दोनों समान होंगे तो समांग माध्यम होगा, प्रकाश आर पार निकलेगा, अपवर्तन नहीं होगा उस क्रिया में। मतलब प्रकाश अगर एक ही माध्यम में चलता है तो वो मुड़ेगा क्यों, कोई नहीं मुड़ेगा, वेग का अंतर नहीं आएगा, चालों के अंतर की वजह से मुड़ता है। भिन्न भिन्न चाल होती तभी तो अपवर्तन होता है, जब चालें ही भिन्न भिन्न नहीं रहेंगी तो अपवर्तन नहीं होगा। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस किया। यूपी बोर्ड 2023 ने इस बार पूछा था, यूपी बोर्ड 2023 का ये क्वेश्चन था। साथ में इन्होंने 5 नंबर में ये लगा के पूछा था कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो आई थिंक याद होगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये देखो लिखा गया है। यहां पर मेन 3 पॉइंट्स दिए गए थे, बताया था। चौथा पॉइंट तो पहली थ्योरी से ही आया था। तो ये 3 मेन पॉइंट्स है, इनको लिखना था, साथ में इसको हमें प्रूफ कर देना था। इसका प्रूफ उनको चाहिए था। 2 चीजें पूछी थी उन्होंने, तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, उस थ्योरी को भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। तो इस डेरिवेशन को करें और इससे पहले जो परावर्तन की व्याख्या की गई उस डेरिवेशन को करें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, और सारी चीजों को हम लोगों ने यहां पर डिटेल में पढ़ा है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण में यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग पढ़ेंगे, उनसे जुड़े और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यूपी बोर्ड हर साल वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनाता है। और हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, इसके आधार पर यंग ने जो प्रयोग किया था उस यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।